जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपनी यूट्यूब चैनल में। जैसे कि हमारी यूथ कंपटीशन फार्मूला चार्ट की जो सीरीज चल रही थी उसको आगे बढ़ाते हुए आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे एसी फंडामेंटल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि यूथ कंपटीशन चार्ट में दे रखे हैं। ये सभी जो इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं ये आने वाले सभी इलेक्ट्रिकल एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप यूथ कंपटीशन के चार्ट को अच्छे से प्रिपेयर करते जाइए, क्योंकि जिसने भी एग्ज़ाम दिया होगा जेई का तो यूथ कंपटीशन के चार्ट की बहुत अच्छे से वो इम्पोर्टेंस जानता होगा, क्योंकि इसमें से ही लगभग 100 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो। तो हम इसको कवर करते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर एसी फंडामेंटल हमारा यूथ कंपटीशन में कौन कौन से इसके फॉर्मूले दिए गए हैं। तो पहला जो फॉर्मूला है एसी फंडामेंटल का वो है फॉर्म फैक्टर। आप जानते हैं, देखो फॉर्म फैक्टर को दो रूप में पूछेगा। आप जानते हैं कि जो फॉर्म फैक्टर होता है इसको किससे शो करते हैं, के एफ से शो करते हैं। ठीक है दोस्तों। अब ये क्या होता है, ये होता है हमारा आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू का क्या होता है दोस्तों, रेशियो होता है। सबसे पहले या तो आपको वोल्टेज की फॉर्म में देगा या करंट की फॉर्म में देगा। यदि इन दोनों की फॉर्म में नहीं देगा तो आपको के एफ यानी कि फॉर्म फैक्टर इज इक्वल टू आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू के रूप में देगा। अब ये आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू किसकी होगी, या तो ये वोल्टेज की होगी या ये करंट की होगी। तो इस प्रकार आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर कुछ भी कर सकता है। आपको अपने स्तर से सभी प्रकार की तैयारी करके जानी है। तो यहाँ पर फॉर्म फैक्टर के देखो दो फॉर्मूले हो जाएंगे। एक तो हो जाएगा वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू अपॉन वोल्टेज की एवरेज वैल्यू का रेशियो होगा, या दूसरा फॉर्मूला आपको दे सकता है करंट की आरएमएस वैल्यू अपॉन करंट की एवरेज वैल्यू का रेशियो होता है फॉर्म फैक्टर। अब इस डिफरेंट वेव्स के लिए इसकी क्या वैल्यू होगी वो हम इस टेबल में पढ़ेंगे। जैसे कि साइन वेव, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर और ट्रायंगुलर और साथूत, इनके लिए फॉर्म फैक्टर की वैल्यू क्या होगी वो हम इस टेबल में डिस्कस करेंगे बाद में। तो पहले हम इसके हिस्से पहले हम पीक फैक्टर पढ़ लेते हैं। जैसे पीक फैक्टर क्या होता है हमने पढ़ा। फॉर्म फैक्टर को आप कैसे याद रखेंगे, जैसे कि यहाँ पर आर एम है तो इसका मतलब आर एम एस ऊपर आएगा, नीचे एवरेज आएगा। अब ये पीक फैक्टर, पीक को हम क्या बोलते हैं, किसी चीज़ की मैक्सिमम बोलते हैं, यानी कि पीक का मतलब हो गया मैक्सिमम। तो ये मैक्सिमम वैल्यू और आरएमएस वैल्यू का रेशियो, या तो आपको एग्जामिनर इस प्रकार देगा पीक फैक्टर बराबर मैक्सिमम वैल्यू अपॉन आरएमएस वैल्यू। ठीक है दोस्तों। यानी कि फॉर्म फैक्टर में आरएमएस वैल्यू ऊपर आ रही थी, जबकि पीक फैक्टर में आरएमएस वैल्यू नीचे आएगी दोस्तों। तो इस प्रकार आपको ट्रिक से ध्यान में रखना है। तो इसके भी दो फॉर्मूले हो जाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू वोल्टेज के रूप में पूछेगा या करंट के रूप में यहाँ पर पूछेगा। तो इसको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। तो पीक फैक्टर के दो फॉर्मूले हो गए। एक हो गया वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू अपॉन वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू का रेशियो होगा, और दूसरा फॉर्मूला पूछेगा करंट की आरएमएस वैल्यू या करंट की मैक्सिमम वैल्यू अपॉन करंट की आरएमएस वैल्यू के रूप में पूछेगा। तो इन दोनों को आपको अच्छे से ध्यान में रखना। ये आपके एक नंबर में यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, या तो इससे न्यूमेरिकल बनेगा या तो यहाँ पर डायरेक्टली फॉर्मूला पूछ सकता है। तो चलिए अब दोस्तों हम पढ़ते हैं, अपनी टेबल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं यहाँ पर डिफरेंट वेव्स के लिए उनकी एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर की क्या क्या वैल्यू होती है उन सभी के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमारी 5 वेव होती हैं। एक होती है हमारी साइन वेव, फिर हाफ वेव और फुल वेव और ट्रायंगुलर वेव, इसी को हम क्या बोलते हैं, साथूत वेव बोलते हैं। और रेक्टेंगुलर वेव, इसको भी हम क्या बोलते हैं, ये हमारी रेक्टेंगुलर वेव और स्क्वायर वेव दोनों की वैल्यू सेम हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम यहाँ पर पढ़ते हैं दोस्तों। पहले हम इसको अच्छे से यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारी वैल्यू है। जैसे कि साइन वेव, तो आपसे एग्जामिनर क्या पूछेगा, साइन वेव में एवरेज वैल्यू पूछेगा। अब चाहे वो वोल्टेज के रूप में हो या करंट के रूप में पूछ सकता है। जिसने भी अच्छे से तैयारी करी होगी तो उसको पता होगा किस प्रकार घुमा करके एग्जामिनर क्वेश्चन देता है।
जैसे कि साइन वेव के लिए जो एवरेज वैल्यू होती है वो क्या होती है 2 इंटू मैक्सिमम वैल्यू अपॉन पाई। अब ये मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर वोल्टेज की भी रख सकता है और करंट की भी रख सकता है, इसीलिए आपको याद कैसे रखनी है 2 इंटू मैक्सिमम वैल्यू अपॉन पाई। अब मैंने आपको बताया था या वोल्टेज की रखेगा या करंट की रखेगा, तो ये एवरेज वैल्यू का किस प्रकार फॉर्मूला दो हो जाएंगे, एक हो जाएगा 2 इंटू आई मैक्सिमम अपॉन पाई और दूसरा हो जाएगा 2 इंटू वोल्टेज की मैक्सिमम। जैसे कि मैं आपको लिख करके यहाँ पर दिखा देता हूँ दोस्तों, इस प्रकार आपको दे सकता है, आपको एग्जामिनर कन्फ्यूज करेगा। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं साइन वेव में आरएमएस वैल्यू कितनी होगी। साइन वेव में जो आरएमएस वैल्यू होती है वो आई मैक्सिमम अपॉन √2, आई मैक्सिमम अपॉन √2। अब यहाँ पर वोल्टेज भी रख सकता है, मैंने यहाँ पर करंट को लिया है, तो दोस्तों यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाएगी आई मैक्सिमम अपॉन √2 साइन वेव में आरएमएस वैल्यू की मान। दूसरा दोस्तों अब यहाँ पर है फॉर्म फैक्टर, तो फॉर्म फैक्टर की जो वैल्यू होती है साइन वेव के लिए 1.11 होती है। कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं कि जो फॉर्म फैक्टर होता है KF बराबर आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू का रेशियो होता है। तो आरएमएस वैल्यू कितनी है आई मैक्सिमम अपॉन √2, यहाँ पर ऊपर रख देंगे, और जो एवरेज वैल्यू है इसको हम रखेंगे 2 इंटू आई मैक्सिमम अपॉन पाई यहाँ पर। तो जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये फॉर्म फैक्टर की वैल्यू आ जाएगी 1.11, तो आपको डायरेक्टली यहाँ पर ध्यान में रखना है। पीक फैक्टर इसकी वैल्यू होती है साइन वेव के लिए 1.414। इसको अब हम डायरेक्ट एकदम अच्छे से लगातार पढ़ते चले जाएंगे, इसको मैंने समझाने का काम था वो मैंने आपको समझा दिया। दूसरा है हमारा हाफ वेव के लिए एवरेज वैल्यू का मान जो होता है मैक्सिमम वैल्यू अपॉन पाई होता है। दोस्तों इसको सॉल्व करके भी पूछ सकता है वो, ठीक है, तो आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। दोस्तों अब हम चलते हैं अपने हाफ वेव के लिए आरएमएस वैल्यू का मान कितना होता है आई मैक्सिमम अपॉन 2, आई मैक्सिमम अपॉन 2। फॉर्म फैक्टर के लिए हाफ वेव के लिए फॉर्म फैक्टर का मान जो होता है 1.57 है, जबकि पीक फैक्टर 2 है। तो यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बनेगा, पूछेगा कि बताइए किस वेव के लिए फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर की वैल्यू हाईएस्ट होती है। तो हाफ वेव के लिए फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर की वैल्यू क्या होती है मैक्सिमम होती है। तो ध्यान रखेंगे पीक फैक्टर की वैल्यू हाफ वेव के लिए 2 होती है और फॉर्म फैक्टर की वैल्यू 1.57 होती है। फुल वेव के लिए अब इसको याद कैसे रखेंगे, इसको हम साइन वेव की जितनी भी वैल्यू हैं, जैसे कि साइन वेव की एवरेज वैल्यू फुल वेव के समान होगी, यानी कि फुल वेव साइन वेव की थी 2 इंटू मैक्सिमम वैल्यू अपॉन पाई, सेम टू सेम 2 इंटू मैक्सिमम वैल्यू अपॉन पाई होगा। तो ये हमारी एवरेज वैल्यू होगी फुल वेव के लिए। सेम टू सेम आरएमएस वैल्यू फुल वेव की साइन वेव की तरह होगी। फॉर्म फैक्टर भी 1.11 और पीक फैक्टर भी 1.414। दोस्तों यहाँ पर ये 414 का मतलब क्या है, ये √2 की वैल्यू है, या तो आपको √2 देगा या 1.414 देगा। तो यहाँ पर एग्जामिनर आपको किसी प्रकार से भी यहाँ पर कंफ्यूज कर सकता है। तो आपको देखो अब चलते हैं हम ट्रायंगुलर वेव, या तो आपको ट्रायंगुलर वेव लिख के देगा या आपको देगा सातुत वेव। क्या देगा, सातुत वेव देगा। अब यहाँ पर सातुत वेव के लिए एवरेज वैल्यू जो होगी वो मैक्सिमम वैल्यू अपॉन 2 होगा। ध्यान रखेंगे मैक्सिमम वैल्यू मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ भी दे सकता है, वो वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू दे सकता है या करंट की मैक्सिमम वैल्यू दे सकता है। तो मैंने यहाँ पर करंट की मैक्सिमम वैल्यू मानी है, तो आप वोल्टेज की भी मान सकते हैं, करंट की भी मान सकते हैं। दोस्तों अगला है यहाँ पर ट्रायंगुलर वेव की मैक्सिमम आरएमएस वैल्यू कितनी होगी, मैक्सिमम वैल्यू अपॉन √3। ट्रायंगुलर वेव के लिए फॉर्म फैक्टर की वैल्यू 1.155। तो ये अच्छे से ध्यान में रखना। पीक फैक्टर की वैल्यू ट्रायंगुलर वेव के लिए 1.732 होती है, यानी कि √3 होती है। इसको हम √3 भी लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं हम रेक्टेंगुलर वेव, और
स्क्वायर वेव। ध्यान रखेंगे रेक्टेंगुलर वेव और स्क्वायर वेव दोनों के लिए जो वैल्यू होती हैं सेम होती हैं। जैसे कि हमारी साइन वेव और फुल वेव इन दोनों के लिए वैल्यू सेम थी, उसी प्रकार रेक्टेंगुलर वेव और स्क्वायर वेव के लिए जो मैक्सिमम वैल्यू, एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, पीक फैक्टर और फैंग फैक्टर, इन सभी की वैल्यू क्या होती हैं, सेम होती हैं। जब रेक्टेंगुलर वेव के लिए पूछेगा या स्क्वायर वेव के लिए पूछेगा तो दोनों की मीन्स क्या होगा, सेम होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप रेक्टेंगुलर वेव के लिए जो एवरेज वैल्यू होती है वो मैक्सिमम वैल्यू के बराबर होती है और आरएमएस वैल्यू भी मैक्सिमम वैल्यू के बराबर होती है। तो यहाँ पर इस प्रकार देखेंगे कि जो हमारी रेक्टेंगुलर वेव के लिए आरएमएस वैल्यू बराबर एवरेज वैल्यू, और ये दोनों किसके बराबर होती हैं, ये मैक्सिमम वैल्यू के बराबर होती हैं। तो इसको आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे तो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर बात आती है रेक्टेंगुलर वेव या स्क्वायर वेव का फॉर्म फैक्टर कितना होगा, 1 होगा। क्यों, हम जानते हैं फॉर्म फैक्टर क्या होता है, ये आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू का मान होता है। अब आरएमएस वैल्यू किसके बराबर होती है, मैक्सिमम वैल्यू, और एवरेज वैल्यू रेक्टेंगुलर वेव के लिए किसके बराबर होती है, मैक्सिमम वैल्यू। तो दोनों से एक बार कट जाएगा तो इसका मीन्स क्या होगा, जो रेक्टेंगुलर वेव के लिए फॉर्म फैक्टर क्या हो गया, हमारा 1 हो गया। सेम टू सेम हमारा पीक फैक्टर भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब आपको एक क्वेश्चन यहाँ से एग्जामिनर कैसे पूछेगा कि बताइए किस वेव के लिए फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर इन दोनों की वैल्यू सेम होती है। तो रेक्टेंगुलर वेव या स्क्वायर वेव के लिए जो हमारा फॉर्म फैक्टर या पीक फैक्टर है दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और ये भी पूछ सकता है आपसे कि किसके लिए सबसे कम होते हैं। तो मैक्सिमम किस में थी, फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर की वैल्यू हाफ वेव के लिए, जबकि मिनिमम किस में है, रेक्टेंगुलर वेव और स्क्वायर वेव में। तो इसको आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फार्मूले की तरफ। इसमें बहुत ही अच्छे फार्मूले आपको दे रखे हैं, कोई भी फार्मूला आप मिस नहीं करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं एक्सएल को बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस और एक्ससी को बोलते हैं हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो यहाँ पर एक्सएल यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओमेगा एल, और ओमेगा की वैल्यू जब हम रखेंगे तो 2πfl। और रिएक्टेंस जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है इसका यूनिट क्या होता है दोस्तों, ओम होता है। अब हम चलते हैं यहाँ पर कैपेसिटिव रिएक्टेंस की तरफ। कैपेसिटिव रिएक्टेंस में इसको XC से शो करते हैं और इसकी वैल्यू होती है 1/ωc। अब यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू रखेंगे तो इसकी XC की वैल्यू हो जाएगी 1/2πfc। और कैपेसिटिव रिएक्टेंस का यूनिट भी हमारा क्या होता है, ओम होता है दोस्तों। यहाँ पर इम्पीडेंस AC सर्किट के लिए Z बराबर √R² प्लस X²। X क्या है दोस्तों, यहाँ पर रिएक्टेंस है। यदि आपको कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस दिए होंगे तो उन दोनों का रिजल्टेंट होगा X। दोस्तों इसको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करेगा। तो दोस्तों इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इम्पीडेंस, इन तीनों के यूनिट क्या हुए हैं दोस्तों, यहाँ पर हैं हमारे ओम। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट हमारे फॉर्मूले की तरफ। अगले फॉर्मूला है आपका पावर फैक्टर का। AC सर्किट में पावर फैक्टर जिसको हम cos फाई से शो करते हैं, G/Y, यानी कि कंडक्टेंस अपॉन एडमिटेंस का रेशियो है। तो ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है दोस्तों। आप जानते ही हैं क्या होता है पावर फैक्टर, हमारा पावर फैक्टर कंडक्टेंस अपॉन एडमिटेंस का रेशियो होता है, यानी कि R/Z। ये आपने पढ़ा होगा, तो यही आपको अच्छे से ध्यान में रखना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पर है ससेप्टेंस, इसको B से शो करते हैं और ये क्या होता है 1/X, यानी कि 1/रिएक्टेंस, और इसका यूनिट क्या है दोस्तों, मो है। अब ससेप्टेंस 2 होती हैं, एक होती है हमारी इंडक्टिव ससेप्टेंस और एक होती है हमारी कैपेसिटिव ससेप्टेंस। तो ये दोनों आपको ध्यान में रखनी है और दोनों के ही यूनिट क्या हैं दोस्तों, मो हैं।
ठीक है, मोहो की जगह वो सीमेंस भी देगा, तो आपको वही आंसर टिक करना है। तो ससेप्टेंस क्या है? इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ रिएक्टेंस, यानी कि बी से शो करते हैं, तो बी बराबर 1/x हो जाएगा और इसका यूनिट यहाँ पर मोहो हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, बी जब इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू निकालेंगे, इंडक्टिव ससेप्टेंस की वैल्यू निकालेंगे बी, जिसको बी एल से शो करेंगे, तो ये क्या होगा? इंडक्टिव रिएक्टेंस का रेसिप्रोकल होगा और यूनिट भी इसका मोहो होगा। क्यों? क्योंकि इंडक्टिव जो रिएक्टेंस होता है इसका ओम होगा, तो ओम का उल्टा क्या होता है? मो। और आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए सीमेंस देगा, तो आपको वही आंसर टिक करना है। अब यहाँ पर हम कैपेसिटिव ससेप्टेंस की बात करते हैं। जैसे कि हमारी इंडक्टिव ससेप्टेंस किसका रेसिप्रोकल थी? इंडक्टिव रिएक्टेंस का, वैसे ही हमारी कैपेसिटिव ससेप्टेंस इंडक्टिव कैपेसिटिव रिएक्टेंस का रेसिप्रोकल होगा। तो बी सी इज इक्वल टू 1/XC और इसका यूनिट आपको मो हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर एडमिटेंस की बात करते हैं, इसको शो करते हैं बाई से। तो बाई जो होगा इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ इम्पीडेंस। तो आपसे ये भी पूछता है जो हमारी एडमिटेंस होती है वो किसका रेसिप्रोकल होती है? तो ये हमारी इम्पीडेंस का होती है। तो इसकी जो बाई की एडमिटेंस के दो फॉर्मूले बन जाएंगे, एक तो 1/Z और दूसरा हो जाएगा √G² प्लस B²। जी क्या है यहाँ पर? कंडक्टेंस, और बी यहाँ पर है आपका ससेप्टेंस। तो ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं सीरीज रेजोनेंस सर्किट के इम्पोर्टेंट फॉर्मूले की तरफ, जो यूथ कंपटीशन चार्ट में दे रखे हैं। इन सभी फॉर्मूलों को आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। जैसे कि हमारा सबसे पहला है सीरीज रेजोनेंस सर्किट। इसमें सबसे पहले जो फॉर्मूला दे रखा है वो है सीरीज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का। लगातार एग्जाम में पूछा जाता है कि सीरीज रेजोनेंस सर्किट में जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होती है। तो इसको या तो F0 यानी कि F0 से शो करेंगे या FR से शो करेंगे। तो इसकी जो वैल्यू होती है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 1/2π √, या तो आपको इस प्रकार देगा, देखो कंफ्यूज नहीं होना है इस फॉर्मूले में, 1/2π √LC, ठीक है। या तो इस प्रकार देगा दोस्तों, इस प्रकार नहीं देगा तो आपको इस फॉर्मेट में देगा जो मैंने आपको लिख रखा है। दोनों की वैल्यू दोनों ही सेम है, क्योंकि एक का आप रूट निकालेंगे तो एक ही रहेगा, इसीलिए ये इसको आप इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। इस फॉर्मेट में भी आप इसको लिख सकते हैं। तो सीरीज रेजोनेंस की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? FR = 1/2π √1/LC। तो ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। एक आता है हाफ पावर पॉइंट, यानी कि हाफ पावर पॉइंट जो होते हैं उस पर पावर की वैल्यू पूछेगा। तो पावर की जो वैल्यू पूछेगा मैक्सिमम वैल्यू का, मैक्सिमम पावर का क्या होगा? आधा होगा। यानी कि हाफ पावर पॉइंट पर पावर की जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमम वैल्यू का आधा होगी, हाफ होगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूलों की तरफ। तो यहाँ पर आपको अब सीरीज सर्किट में क्या पूछेगा? सीरीज सर्किट में क्यू फैक्टर की वैल्यू यहाँ पर पूछेगा। क्यू फैक्टर से पहले कुछ पावर, जो हाफ पावर पॉइंट होते हैं उस पर बैंड रेस्पॉन्स पूछता है दोस्तों। क्या पूछता है? हाफ पावर फ्रीक्वेंसी पर फ्रीक्वेंसी का बैंड रेस्पॉन्स कितना होता है? तो ये -3 डेसिबल होता है, आपको ध्यान में रखना है। दूसरा पूछता है सर्किट इम्पीडेंस एट हाफ पावर पॉइंट। तो हाफ पावर पॉइंट पर सर्किट इम्पीडेंस Z बराबर √2 × R होती है। ये किस में है? ये इनटू में है। इसको अच्छे से ध्यान में रखना है। तो ये हाफ पावर पॉइंट पर 3 पॉइंट हो गए। पहला पूछेगा हाफ पावर पॉइंट पर आपकी पावर की वैल्यू तो कितनी होती है? मैक्सिमम पावर का आधा होती है, यानी कि मैक्सिमम पावर अपॉन 2। दूसरा पूछेगा हाफ पावर पॉइंट या फ्रीक्वेंसी पर फ्रीक्वेंसी का बैंड रेस्पॉन्स कितना होता है?
-3 डेसिबल होता है। ये ऐसे पॉइंट हैं जो आपको एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे से याद रखने हैं, क्योंकि इनको याद नहीं रखते हैं स्टूडेंट, और यही पॉइंट आपके एग्ज़ाम में आते हैं। अगला पॉइंट है कि हाफ पावर पॉइंट पर जो इम्पीडेंस होगी उसकी वैल्यू रेजिस्टेंस का √2 टाइम्स होगी। तो दोस्तों अब आ गए हम सीरीज सर्किट के लिए क्यू फैक्टर की वैल्यू क्या होगी। जो सीरीज रेजोनेंस सर्किट है उसके लिए क्यू फैक्टर की वैल्यू क्या है। तो क्यू फैक्टर बराबर, ये फॉर्मूला बहुत आता है, क्यू फैक्टर बराबर √2 इंटू मैक्सिमम स्टोर्ड वैल्यू अपॉन एनर्जी डेसिपेटेड पर साइकिल। ये फॉर्मूला आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, प्रीवियस ईयर्स में बहुत बार पूछा गया है। क्यू फैक्टर बराबर आपको डायरेक्टली फॉर्मूला देता है, तो उस फॉर्मूला को आपको टिक करना होता है। तो रूट क्या हो जाएगा, क्यू फैक्टर 2 पाई इंटू मैक्सिमम स्टोर्ड एनर्जी अपॉन एनर्जी डेसिपेटेड पर साइकिल। यहाँ पर क्यू सीरीज सर्किट के लिए जो क्यू फैक्टर है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू नॉट बराबर ओमेगा नॉट एल अपॉन आर, यानी कि एक्स एल अपॉन आर। ये किसकी वैल्यू है, क्यू फैक्टर की वैल्यू है। तो क्यू फैक्टर क्या क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा एक्स एल अपॉन आर, दूसरा है हमारा एक्स ई अपॉन आर, ये हो जाएगा। अब जानते हैं एक्स एल की वैल्यू आप रखेंगे ओमेगा एल अपॉन आर हो जाएगा। अब एक्स सी की वैल्यू रखेंगे 1 अपॉन ओमेगा सी। देखो ओमेगा जो नॉट है, ये ओमेगा नॉट है, ये रिजोनेंट एंगुलर फ्रिक्वेंसी है। क्या है ये, रिजोनेंस फ्रिक्वेंसी किसके, एंगुलर फॉर्म में। तो ओमेगा नॉट यहाँ पर क्या है, एंगुलर रिजोनेंट फ्रिक्वेंसी है। यहाँ पर भी जो एक्स सी थी उसकी वैल्यू हमने यहाँ पर रखी है 1 अपॉन ओमेगा नॉट सी आर। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे तो ये क्यू फैक्टर के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, तो आपको एक सीरीज में ध्यान में रखना है सभी फॉर्मूलों को, क्योंकि कभी कभार क्यू फैक्टर के फॉर्मूले से ही क्वेश्चन बनता है जो कि आपको इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये फॉर्मूला आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 अपॉन आर अंडर रूट एल अपॉन सी, ये क्यू फैक्टर का फॉर्मूला है सीरीज सर्किट के लिए। अगला फॉर्मूला है एक्स एल नॉट अंडर रूट में एक्स एल नॉट एक्स सी नॉट अपॉन आर। तो ये फॉर्मूले हैं दोस्तों क्यू फैक्टर के, जो कि यूथ कंपटीशन चार्ट में दे रखे हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम यहाँ पर और फॉर्मूले भी हैं क्यू फैक्टर के, और भी फॉर्मूले दे रखे हैं, देख सकते हैं कितने फॉर्मूले क्यू फैक्टर के हो जाते हैं। तो क्यू फैक्टर का अगला फॉर्मूला है रिजोनेंट फ्रिक्वेंसी अपॉन बैंड विड्थ। ये BW जो लिखा हुआ ये बैंड विड्थ लिखा हुआ इसका, और बैंड विड्थ की वैल्यू क्या होती है, W2 माइनस के W1। जैसे कि हमारी बैंड विड्थ की वैल्यू क्या होती है, या तो आपको एंगुलर फ्रिक्वेंसी के फॉर्मेट में दे रखी होगी, या आपको फ्रिक्वेंसी के फॉर्मेट में दे रखी होगी। दो प्रकार से आपको बैंड विड्थ निकाली जा सकती है, ये या तो आपको एंगुलर फ्रिक्वेंसी के रूप में या आपको फ्रिक्वेंसी के रूप में। तो जब बैंड विड्थ की वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पर एंगुलर फ्रिक्वेंसी के फॉर्मेट में, तो ये हो जाएगा ओमेगा नॉट अपॉन W2 माइनस के W1, दूसरा आपका एफ नॉट W2 माइनस के W1। तो ये आपके क्यू फैक्टर के फॉर्मूले हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके सभी एग्जाम के लिए। दोस्तों यहाँ पर बैंड विड्थ इन टर्म ऑफ सर्किट पैरामीटर के रूप में बैंड विड्थ यहाँ पर पढ़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर ये आपको सर्किट पैरामीटर है, उनके फॉर्मेट में बैंड विड्थ दिखाया गया। ये एक्स एक्सिस पे हमारी फ्रीक्वेंसी है और वाई एक्सिस पे हमारी करंट की वैल्यू है। किस प्रकार ये करंट की वैल्यू वेरी करती है फ्रीक्वेंसी के साथ में, उसी को बताया गया है सीरीज सर्किट में। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी ये जो बीच में है ये हमारी रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, ये F1 फ्रीक्वेंसी है, फर्स्ट हाफ पावर पॉइंट, ये सेकंड हाफ पावर पॉइंट है। तो जो हमारी रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी है उस पर करंट की वैल्यू आपकी कितनी है, I नॉट बराबर B अपॉन R, जबकि हाफ पावर पॉइंट पर
करंट की वैल्यू कितनी होती है, आई नॉट अपॉन रूट टू। डायरेक्टली आपसे एग्जामिनर पूछेगा, इसको आप हल्के में ना लें, इस पॉइंट को आपसे पूछेगा रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर करंट की वैल्यू कितनी है, इतनी है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये हाफ पावर पॉइंट पर करंट की वैल्यू कितनी होती है, आई नॉट अपॉन रूट टू। तो दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आपको याद में रखना है। दोस्तों अब है कोणीय आवृत्ति के पदों में बैंडविड्थ। तो दोस्तों बैंडविड्थ तो हम पहले पढ़ भी चुके हैं। जब कोणीय फ्रीक्वेंसी का मतलब समझ रहे हो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो होती है हमारी ओमेगा के टर्म में हमें यहाँ पर क्या करनी है, फ्रीक्वेंसी जो बैंडविड्थ होती है उसको फाइंड करना है। तो बैंडविड्थ क्या हो जाएगा, W2 माइनस के W1। W2 यहाँ पर अगर आप इसको, ये W1 हो, ओमेगा 1, W नहीं ओमेगा 1, ठीक है, ओमेगा 1 और ये ओमेगा 2, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी के टर्म में। तो बैंडविड्थ क्या होगा, ये हमारी बैंडविड्थ है दोस्तों इतना। इसकी हम वैल्यू कैसे निकालेंगे, ओमेगा 2 या F2 माइनस के F1 से, ठीक है। तो यहाँ पर अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी के टर्म में पूछेगा तो आपको ये फॉर्मूला बताना है इतना, ठीक है। अब हम यहाँ पर जब ओमेगा की वैल्यू रखेंगे, ओमेगा की 2 पाई एफ रखेंगे, ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, 2 पाई एफ होती है। जब W2 करेंगे तो F2 करेंगे, जब W1 करेंगे तो यहाँ पर F1 कर लेंगे। तो यहाँ पर जब वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से ये 2 पाई कॉमन होकर के कहाँ पर आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे R के टर्म में। तो आपको देखो किस प्रकार पूछता है, जो बैंडविड्थ की वैल्यू एक तो पूछेगा ओमेगा के टर्म में, और दूसरा ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है R/L। ये फॉर्मूला आपको देगा कि बैंडविड्थ बराबर क्या होता है, R/LV होता है। अगले जब हम फ्रीक्वेंसी के टर्म में फाइंड करेंगे तो F2 माइनस के F1 बराबर R/2 पाई L। ये फॉर्मूला भी इम्पोर्टेंट है। तो जो इम्पोर्टेंट है आप भूलेंगे मैं उसको मार्क करता चला जाऊंगा। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं यहाँ पर रिलेशन बिटवीन सेलेक्टिविटी एंड बैंडविड्थ। बैंडविड्थ और सेलेक्टिविटी में क्या रिलेशन है। तो सेलेक्टिविटी बराबर क्या होता है, रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ। क्या हुआ, रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ का रेशियो है। और यही हम क्या पढ़े थे, क्यू फैक्टर की वैल्यू भी आपकी क्या होती है, क्यू फैक्टर भी हम पढ़े थे, रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ। और सेलेक्टिविटी भी क्या है, सेलेक्टिविटी का भी फॉर्मूला रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ है। अब बैंडविड्थ की वैल्यू आप यहाँ पर रख दो F2 माइनस के F1, तो इसका दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपॉन F2 माइनस के F1। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं अपने पैरेलल रिजोनेंस सर्किट के इम्पोर्टेंट फॉर्मूले, जो कि यूथ कंपटीशन चार्ट में दे रखे हैं। तो इसमें जो पहला फॉर्मूला है आपका, जैसे कि हमारा रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी सीरीज सर्किट में निकाली थी, सेम टू सेम पैरेलल रिजोनेंट सर्किट में रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी के लिए वैल्यू पूछेगा तो इसका फॉर्मूला हो जाता है F0 बराबर या FR बराबर 1/2 पाई अंडर रूट में 1/LC माइनस के R²L²। तो इसमें क्या पूछेगा, इसमें एग्जामिनर आपको डायरेक्टली फॉर्मूला पूछता है, ठीक है दोस्तों। तो ये फॉर्मूला आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि जो पैरेलल रिजोनेंस सर्किट में रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी 1/2 पाई अंडर रूट 1/LC माइनस के R²L² हो जाएगा। अब रिजोनेंस के समय जो सर्किट करंट होगी उसकी वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, IL cos phi L। तो ये फॉर्मूला अच्छे से ध्यान में रखना है। तो दोस्तों अब आ गया आपका पैरेलल रिजोनेंट सर्किट में इम्पीडेंस की वैल्यू। तो इम्पीडेंस की वैल्यू कितनी होती है, जिस पैरेलल रिजोनेंट सर्किट में इम्पीडेंस को हम डायनेमिक इम्पीडेंस बोलते हैं, इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये होती है ZR बराबर L/CR। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फार्मूला है जो कि सभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो पैरेलल रिजोनेंट सर्किट में इम्पीडेंस की वैल्यू कितनी है, ZR बराबर L/CR। अब पैरेलल रिजोनेंट सर्किट में हमारी इंडक्टिव ससेप्टेंस और कैपेसिटिव ससेप्टेंस इनकी वैल्यू पूछता है। तो इंडक्टिव ससेप्टेंस इसकी वैल्यू कितनी है दोस्तों, माइनस के XL/R² प्लस के XL का स्क्वायर।
यहाँ पर आपको अच्छे से ध्यान में रखना है दोस्तों, बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होना है। इंडक्टिव ससेप्टेंस, अब ये आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर को यहाँ पर जेड भी लिख करके दे सकता है, तो जेड स्क्वायर भी लिख देगा। तो आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, अपनी तरफ से सब कुछ तैयार करके जाना है। अब कैपेसिटिव ससेप्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स सी अपॉन आर स्क्वायर प्लस के एक्स सी का स्क्वायर। ये आप ध्यान में रखेंगे कि ये जो है बी सी यानी कि कैपेसिटिव ससेप्टेंस की वैल्यू बराबर एक्स सी अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर को मैंने बताया था जेड स्क्वायर भी लिख सकता है। कैसे, बी सी बराबर एक्स सी अपॉन जेड स्क्वायर, क्योंकि आप जानते हो जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यदि ये कैपेसिटिव सर्किट है तो आप क्या करेंगे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस लिखेंगे। जब इंडक्टिव सर्किट है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस आप लिखेंगे। तो दोस्तों अब हम चलते हैं पैरेलल सर्किट में क्यू फैक्टर की वैल्यू क्या होती है, तो इनको हम यहाँ पर बताने वाले हैं। जैसे कि पैरेलल सर्किट के लिए क्यू फैक्टर, सीरीज सर्किट के लिए क्यू फैक्टर की वैल्यू पढ़े थे, क्या पढ़े थे हम, ओमेगा नॉट एल अपॉन आर पढ़े थे। दूसरा पढ़े थे हम 1 अपॉन ओमेगा नॉट सी आर, ये पढ़े थे, ठीक है। दूसरा पढ़े थे हम 1 अपॉन आर अंडर रूट एल अपॉन सी, और अगला पढ़े थे हम रिजोनेंट फ्रिक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ। सेम टू सेम पैरेलल सर्किट में क्यू फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, कैपेसिटिव करंट अपॉन सर्किट करंट का रेशियो होता है हमारा क्यू फैक्टर। इसमें क्या हो गया, देखो क्यू फैक्टर जो पैरेलल सर्किट का होता है, तो जो पैरेलल सर्किट का क्यू फैक्टर है वो आपको बता रहा है कि जो कैपेसिटर में जो करंट है वो सर्किट करंट का कितना टाइम्स होगा। यानी कि अब हम कैपेसिटिव करंट की वैल्यू निकालेंगे तो ये सर्किट करंट का क्यू फैक्टर टाइम्स यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पर किस प्रकार सर्किट करंट आप कैपेसिटिव करंट आपकी निकलेगी। तो हम डायरेक्टली यहाँ पर क्यू फैक्टर की वैल्यू पढ़ेंगे आई सी अपॉन आई। अब हम आई सी की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे ओमेगा सी वी अपॉन बी सी आर अपॉन एल। तो बी सी से यहाँ पर बी सी कट जाएगी, बचेगा कितना, ओमेगा अपॉन आर अपॉन एल। एल कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो जो पैरेलल सर्किट के लिए दोस्तों ये क्यू फैक्टर के यहाँ पर फॉर्मूले हो गए, ये आपको एक सीरीज में याद रखने हैं दोस्तों। तो ये आपको यूथ कंपटीशन के चार्ट में दे रखे हैं दोस्तों। अब यूथ कंपटीशन ने क्या किया है, यहाँ पर सीरीज सर्किट और जो सीरीज रेजोनेंस और पैरेलल रेजोनेंस इन दोनों का कंपैरिजन किया है, और कंपैरिजन से आपको 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन मिलते हैं, आपने ऑब्जेक्टिव रूप में लगाए भी होंगे। अब इस वाले कॉलम में हमारे दे रखे हैं पैरामीटर, और इसमें सीरीज सर्किट की प्रॉपर्टी हैं और इसमें पैरेलल सर्किट की प्रॉपर्टी हैं। तो सबसे पहला जो पैरामीटर है हमारा इम्पीडेंस है। अब सीरीज सर्किट में जो इम्पीडेंस होती है वो मिनिमम होती है, और मिनिमम होकर किसके बराबर हो जाती है, आर के बराबर हो जाती है, रेजिस्टेंस के बराबर हो जाती है। यानी कि कहने का मीन्स ये है इफेक्टिव इम्पीडेंस कितनी हो जाती है हमारी, आर के रेजिस्टेंस के बराबर होगी। तो आपको सबसे पहला पॉइंट इम्पीडेंस, और सीरीज सर्किट में कैसी होती है, मिनिमम होती है। तो पैरेलल सर्किट में क्या होती है, मैक्सिमम होती है इम्पीडेंस की वैल्यू। डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर। अगला है सीरीज सर्किट में करंट की वैल्यू। जब इम्पीडेंस आपकी क्या है, मिनिमम है, तो करंट की वैल्यू दोस्तों क्या होगी, मैक्सिमम होगी सीरीज सर्किट में। और कितनी किसके बराबर हो जाएगी, आई आर बराबर बी अपॉन आर के बराबर यहाँ पर हो जाएगी। या तो आपसे पूछेगा सीरीज सर्किट में करंट की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम, या आपसे उसकी फॉर्मूला पूछेगा वैल्यू का कितना होता है, तो बी अपॉन आर के बराबर हो जाएगा, क्योंकि जो इम्पीडेंस हो जाएगी वो हमारी रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगी। दोस्तों पैरेलल सर्किट में करंट जब हमारा इम्पीडेंस मैक्सिमम है तो करंट की वैल्यू दोस्तों क्या होगी, मिनिमम होगी, और किसके बराबर हो जाएगी, आई आर बराबर बी अपॉन जेड आर। जब ये जेड अपॉन में ज़्यादा
जिसका हर ज़्यादा होगा तो इसकी वैल्यू आई की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, कम आएगी। दोस्तों अगला जो फॉर्मूला दे रखा है यूथ कंपटीशन ने, वो दे रखा सीरीज सर्किट में इफेक्टिव इम्पीडेंस कितनी होती है, तो ये रेजिस्टेंस के बराबर होती है। जबकि पैरेलल सर्किट में इफेक्टिव इम्पीडेंस L/CR के बराबर होती है, जिसको ही हम क्या बोलते हैं, डायनामिक इम्पीडेंस बोलते हैं। अब सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट दोनों का पावर फैक्टर पूछता है दोस्तों, क्या होता है। जो सीरीज रेजोनेंस सर्किट है और पैरेलल रेजोनेंस सर्किट है, इन दोनों के लिए पावर फैक्टर की वैल्यू यूनिटी होती है, 1 होती है। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ऐसा कौन सा पैरामीटर है, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है सीरीज और रेजोनेंस सर्किट और पैरेलल रेजोनेंस सर्किट दोनों की सेम होती है, तो दोनों की जो वैल्यू होती है वो यूनिटी होती है। पावर फैक्टर की वैल्यू क्या होती है, यूनिटी होती है, चाहे वो सीरीज रेजोनेंस सर्किट हो या पैरेलल रेजोनेंस सर्किट हो। दोस्तों अगला है हमारा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। जैसे कि हम पीछे पढ़े थे कि सीरीज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी और पैरेलल रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी होगी। सीरीज सर्किट में फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 1/2π√LC। दोस्तों इसको आपको इस प्रकार भी लिख सकता है ये, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि 1 का जो रूट होता है वो 1 ही आता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि सीरीज रेजोनेंस में रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 1/2π√LC, जबकि पैरेलल सर्किट में पैरेलल रेजोनेंस में 1/2π√1/LC माइनस के R² L² यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा, जब फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से कम होगी तब आपका सीरीज सर्किट किसकी तरह बिहेव करेगा और पैरेलल सर्किट किसकी तरह बिहेव करेगा, तो इसको आपको बताना होगा। जब फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से कम होगी तो जो हमारा सीरीज सर्किट है वो कैपेसिटिव सर्किट हो जाएगा, जबकि जो पैरेलल सर्किट है वो हमारा कैसा हो जाएगा, इंडक्टिव सर्किट यहाँ पर हो जाएगा। तो इसको दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि जब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से कम होगी तो जो सीरीज सर्किट है वो कैपेसिटिव सर्किट और पैरेलल सर्किट इंडक्टिव सर्किट हो जाएगा। जब फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से अधिक होगी तो सीरीज सर्किट इंडक्टिव हो जाएगा और पैरेलल सर्किट हमारा कैपेसिटिव हो जाएगा। तो ये पॉइंट बहुत अच्छे से आपको ध्यान में रखने हैं। अगला है हमारा क्यू फैक्टर। क्यू फैक्टर की वैल्यू सीरीज सर्किट में XL/R और पैरेलल सर्किट में भी XL/R यहाँ पर हो जाएगा, जैसे कि हम पीछे पढ़े थे। तो दोस्तों अब है हमारा ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से पूछता है कि जो सीरीज सर्किट होता है वो कौन सा मैग्नीफाइज होता है। तो जो सीरीज सर्किट होगा वो वोल्टेज मैग्नीफाइज और करंट जो पैरेलल सर्किट होगा वो हमारा करंट मैग्नीफाई होगा। पैरेलल सर्किट क्या है, करंट मैग्नीफाइज, और जो सीरीज सर्किट है वोल्टेज मैग्नीफाइज है। तो यहाँ पर आपके ये जो है AC फंडामेंटल के सभी यहाँ पर जितने भी फॉर्मूले थे यूथ कंपटीशन चार्ट के वो यहाँ पर पूरे कंप्लीट आपके हो चुके हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा और वीडियो को जितने भी वीडियो यूथ कंपटीशन चार्ट की आपको मिल रही हैं वो आप कंटिन्यू वॉच करते जाइएगा। मैं ये विदाउट फेस की वीडियो इसीलिए लेकर के आया हूँ क्योंकि जो फेस वाली वीडियो है वो हम लॉन्ग वीडियो नहीं बना पा रहे थे, क्योंकि उसमें जो है डेटा बहुत ज़्यादा लगता है। लगभग आपको 20 मिनट की वीडियो अपलोड करने में 4-5 GB यहाँ पर खर्च हो जाती है, लेकिन ये विदाउट फेस वाली में 2 GB में ही काम चल जाएगा हाफ आवर की वीडियो अपलोड करने में। तो इसीलिए मैं आपको लेकर के आ रहा हूँ, क्योंकि उसमें टॉपिक ज़्यादा लॉन्ग नहीं कंप्लीट हो पा रहा था। अब मैंने यहाँ पर आपको एक ही वीडियो में पूरा का पूरा AC फंडामेंटल आपको कंप्लीट करा दिया है। इसी प्रकार हम एक वीडियो में एक टॉपिक से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले होंगे वो हम यहाँ पर कंप्लीट कर देंगे। तो दोस्तों आप इस सीरीज को कंटिन्यू वॉच करते जाइएगा। अब मैं आपको वॉल्यूम 2 का भी, यदि इस प्रकार की वीडियो आपको दी जाएंगी तो वॉल्यूम 2 की भी वीडियो आपको एक डेली की डेली मिलती रहेगी। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और शेयर करने के साथ साथ
चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।